Hello friends, how are you? In our last class we finished our chapter number 16, that is Main Space Campaign India and Main Space Campaign, in which we studied about the various space campaigns which was run by Indian, and also we discussed about the possibility of life outside the earth, and in that chapter we got the answer that only ISS, that is International Space Station, is the place outside the earth where life is present at that time. Okay, now let us start one more interesting chapter, and one, as per me, one of the toughest chapter of our class. I am saying toughest because this chapter is totally, it is totally new and totally conceptual chapter. There are various controversial points will also come that maybe create some issues in your mind, so be careful in these chapters. Okay, as per me it is much harder than physics. I think now you can understand that the level of these chapters. Okay, let us start. यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इस चैप्टर में अगर अपन बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का. ओके, इस चैप्टर में दो पोर्शन है. एक तो है यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में. सेकंड आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ. पहले तो अपन बात करेंगे यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, और सेकेंडली बात करेंगे लाइफ का जो क्रिएशन है वो किस तरीके से हुआ था. गॉट इट? तो ये दो पोर्शंस यहाँ पर इस चैप्टर में आते हैं. ओके, सबसे पहले यूनिवर्स किसे बोलते हैं उसी की अपन बात करें. द वोल असेंबली ऑफ द प्लेनेट, स्टार एंड अदर बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, ओके, अपीयर इन द स्काई इज कलेक्टिवली कॉल्ड यूनिवर्स. जो हम स्काई के अंदर, अब ये जो डेफिनेशन है ये जनरल डेफिनेशन है, क्लास 6, 7, 8 में अपन यूज करते हैं, तो पहले इसी को अपन कंसिडर करते हैं. जो असेंबली यानी कि जो ग्रुप, जो अपन ग्रुप जो अपने को दिखाई देता है, वो जो ग्रुप है प्लैनेट्स का, स्टार्स का और अदर सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्काई में अपने को दिखाई देता है, उन सभी के ग्रुप को कलेक्टिवली कहा जाता है यूनिवर्स. क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिवली यूनिवर्स अपन बोलते हैं. गॉट इट? सेकंड जो जनरल डेफिनेशन है, जो अपन एज पर द 10th 11th 12th जो अपन कंसिडर करते हैं, द यूनिवर्स इज द whole और सम ऑफ ऑल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड स्पेस. यूनिवर्स जो है वो सभी मैटर्स, एनर्जीज, प्लैनेट, गैलेक्सीज और स्पेस, इन सभी का जो वोल है या जो सम है उसे यूनिवर्स बोला जाता है. इन सभी का जो सम है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं. या अपन दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, इट कैन से दैट एवरीवन एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूनिवर्स. वो सभी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, वो सभी चीजें जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स. क्या बोला जाएगा उसे? यूनिवर्स बोलते हैं. गॉट इट? द ब्रांच ऑफ साइंस और एस्ट्रोनॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. साइंस की वो ब्रांच या एस्ट्रोनॉमी की वो ब्रांच जो यूनिवर्स की स्टडी के साथ डील करती है उसे कॉस्मोलॉजी बोलते हैं. गॉट इट? अब पहले दो वर्ड हैं, पहले मैं उनको थोड़ा सा आपके माइंड से क्लियर कर लें अपन उन चीज़ों को. एक तो है वर्ल्ड और एक है यूनिवर्स. वर्ल्ड का मीन्स होता है अर्थ. वर्ल्ड का मीन्स क्या है? अर्थ. और यूनिवर्स का मीन्स है अर्थ प्लस प्लैनेट्स प्लस स्टार्स, ऑल ऑफ दैट, गैलेक्सीज, ऑल ऑफ दैट. गॉट इट? तो अर्थ जो है यानी कि वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्स का एक बहुत माइक्रो पार्ट है.
क्लियर? The universe is believed 13.7 billion years old and spread about 93 light years. That is visible universe. जो अभी तक अपन ने देखा है, जो अभी तक अपन ने विजिबल जो यूनिवर्स जिसको अपन ने फाइंड आउट किया है, वो ये माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 13.7 बिलियन ईयर्स, और वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अब नॉर्मली अपन डिस्टेंस जो काम में लेते हैं वो तो किलोमीटर्स लेते हैं, तो ये लाइट ईयर नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। लाइट जो 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कहलाती है 1 लाइट ईयर। आप बोल सकते हैं क्या होगा डाटा? यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। लाइट की स्पीड जो है, लाइट की जो अपन स्पीड मानते हैं वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 1 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आवर, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 डे, और फिर 365.25 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन दैट इज 1 ईयर। गॉट इट? अगेन रिपीटिंग, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है, तो वो 1 साल में जितनी चलेगी, तो उसके लिए आपको पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर आवर में अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर 24 से तो 1 डे में आएगा, और फिर 1 डे जो है टोटल डेज अपन मानते हैं 365.25 जनरली, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर आएगा हमारे पास 1 लाइट ईयर। और ये कितना फैला हुआ है अभी तक जो हमने विजिबल किया है टेलीस्कोप से, वो है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। 93 लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से अपन चलें तो हमें यूनिवर्स, जो विजिबल यूनिवर्स का जो फारदेस्ट पॉइंट जो अपन ने फाइंड आउट किया है, वहां तक पहुंचने में 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स। अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनिवर्स की साइज क्या है। गॉट इट? अब नीचे कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को कॉपी में, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके माइंड में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैंने शॉर्ट आउट करने की ट्राई की है कि टोटल साइज कितनी यूनिवर्स की, यानी कि विजिबल प्लस अनविजिबल। तो कैलकुलेशन जो है वो ये बताती है इट इज 7 ट्रिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि जो 93 है इसका 250 टाइम ग्रेटर है, 250 टाइम ग्रेटर। 250 मल्टीप्लाइड करोगे तब तब जाके आएगा 7 ट्रिलियन ईयर्स। अभी तो अपन बहुत कम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। मास ऑफ यूनिवर्स, दूसरा एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि भाई मास कितना होगा। मास होता है 1.5 × 10⁻53 किलोग्राम, बहुत ज्यादा है। अर्थ का जो मास आता है वो आता है 10⁻24 किलोग्राम की रेंज में। नाउ यू कैन इमेजिन द मास ऑफ यूनिवर्स। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पर जो यूनिवर्स में जो मास है उसे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑर्डिनरी मैटर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 4.9%। बाकी दो जो है मेजर पार्ट जो है वो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी किसे बोलते हैं? जो विजिबल है वो तो है ऑर्डिनरी मैटर, जिसमें हमारे प्लैनेट्स आ गए, स्टार्स आ गए, अर्थ आ गई, वो तो आ गए क्या? ऑर्डिनरी मैटर। ये वो हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, चाहे वो डार्क मैटर की बात कर लीजिए, चाहे डार्क एनर्जी। व्हाट इट? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो वो EMR, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म मानी जाती है, जिसको हम देख नहीं सकते। दे कैन नॉट विजुअलाइज दैट,
बट वी कैन डिटेक्ट बाय द इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से अपन इनको डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? ये पॉइंट्स ही हैं, बस अपने को केवल कुछ 2-3 पॉइंट्स की बात की थी मैंने, बाकी वॉल्यूम डेंसिटी बहुत बड़ा मैटर है ये यूनिवर्स के बारे में, तो वो अपन टाइम टू टाइम आगे वाली क्लासेस में अपन उसको स्टडी करते जाएंगे। द एंशिएंट बिलीव्स about the universe is that the universe has always same as it appear presently। जो ancient beliefs जो हैं हमारी, वो ये मानती हैं कि यूनिवर्स जो है आज जैसा है वो हमेशा से वैसा ही रहा है। Got it? In these hypothesis, ये जो ancient beliefs की जो hypothesis थी, the earth word आएगा, the earth was the center of universe। उन थ्योरीज में अर्थ को जो है वो यूनिवर्स का सेंटर माना गया। क्या माना गया? उसे अर्थ का सेंटर माना हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो कोपर्निकस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव कर दिया द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। पहले ये मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है, बाकी सभी रोटेशन कर रहे हैं इसके चारों तरफ, जिसका रिजल्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स, डे एंड नाइट, ये सब फॉर्मेशन होता है। लेकिन कोपर्निकस जो है उन्होंने ये डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है यूनिवर्स का। गॉट इट? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत से साइंटिस्ट में ये एक डिस्प्यूट था कि अर्थ जो यूनिवर्स जो है वो स्टेबल है या कैसा है। तो उसको बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल यूनिवर्स। स्थिर यूनिवर्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। गॉट इट? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जा सकता है, वो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो स्टेबल यूनिवर्स जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गॉट इट? नाउ लेट अस स्टार्ट द थ्योरीज रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब अपने को थ्योरीज पढ़नी है जो यूनिवर्स के ओरिजिनेशन के बारे में, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ उसकी अपन बात करेंगे। एक तो आएगी एंशिएंट थ्योरीज जो अपनी जिसमें अपन इंडियन कॉस्मोलॉजी की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आएगी वो आएगी बायोसेंट्रिज्म, सबसे लेटेस्ट दी गई है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ये इतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई है। थर्ड आएगी बिग बैंग थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंस ने दी थी। स्टीफन हॉकिंस और जो उनके साथ थे उन्होंने ये दी थी, जिसमें यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में, एक बिग एक्सप्लोजन के थ्रू उसके क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अपन पर्टिकुलरली बात करेंगे इंडियन कॉस्मोलॉजी। इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, यूनिवर्स में फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन एनकाउंटर करेंगे बाय इंडियन कॉस्मोलॉजी। गॉट इट? In Indian culture, the thinking about the origin of universe was started from Vedic period। इंडियन कल्चर के अंदर जो यूनिवर्स के ओरिजिनेशन के बारे में जो थॉट्स हैं या अपन ने उनके बारे में सोचना जो स्टार्ट किया वो किया वैदिक पीरियड से। मतलब थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड अपन ने स्टार्ट कर दिया था यूनिवर्स के बारे में, जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स के बारे में समझने के लिए। वैदिक पीरियड से इंडियन सेक्ट्स स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इंडियन सेक्ट जो है, यानी कि इंडिया के जो ऋषि मुनि वगैरह जो हैं, उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करना या थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही उसके बारे में स्टार्ट कर चुके थे वो स्टडी करना। गॉट इट?
The evolution of the universe has been discussed in detail in the नासदीय सूक्त of ऋग्वेद. जो यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में जो नासदीय सूक्त है, शुक्ति नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद का, उसके अंदर इस मैटर पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है. दिस सूक्त डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ यूनिवर्स बिफोर द ओरिजिन. ये जो सूक्त है ये ओरिजिन जो है यूनिवर्स का, उससे पहले के सिचुएशन के बारे में बताता है. अब ये सूक्त क्या है अपने को याद नहीं करना है, लेकिन एक बार इसके वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेना. दैट इज नासदी सिन्नो, नासदा सिन्नो सदाति दानीम नाशिद्र जो व्योम परोयत किम किमावरीय कुह कश्य शर्मन्नम भा किमाशिद गहनम गंभीरम. सिंपल सा हिंदी में मतलब बोले तो इसका मीन्स है, इस जो सूक्त है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो बाद में एक भारत एक खोज नाम से एक प्रोग्राम आया था, दैट वन. उसमें सूक्त का हिंदी ट्रांसलेशन वो अपने टाइटल ट्रैक के तौर पर करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके अगर उसको अपन नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में चेंज करें तो ये बनता है सृष्टि से पहले सत नहीं था. मतलब सृष्टि पर कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग, असत भी नहीं, सत असत जो अपन बोलते हैं अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं था. अंतरिक्ष भी नहीं, यानी कि स्पेस जो है वो भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं थी. आकाश भी नहीं था, यानी कि स्पेस ऑल्सो. छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था. जो यूनिवर्स जो है क्रिएशन के पहले कहाँ छिपा हुआ था, कहाँ पर छिपा हुआ था, क्या किसने इसको ढका था. उस पल तो अगम अटल जल भी नहीं था. एट दैट टाइम जो हम अपन बोलते हैं अर्थ पर पूरा पूरा वाटर है, तो वो कुछ भी उस टाइम पर नहीं था. Got it? पंडित जवाहरलाल नेहरू also mentioned these सूक्त in his book that is Discovery of India. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर इस सूक्त का उल्लेख किया है, इस सूक्त को उन्होंने यूज किया है. Got it? The German scholar, अब जर्मन स्कॉलर जो पर्टिकुलरली अपन बोले तो दैट इज मैक्स मुलर. जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर called these सूक्त द सॉन्ग ऑफ ओरिजिन और जेनेसिस. जो जर्मन स्कॉलर हैं, जर्मनी के जो विद्वान थे दैट इज मार्क्स मुलर, उन्होंने जो ये सूक्त है नासदीय सूक्त जो है उसे सॉन्ग ऑफ ओरिजिन क्या माना, उन्होंने इसको सॉन्ग ऑफ ओरिजिन इन्होंने उसको माना है. यानी कि अर्थ में क्रिएशन के बारे में, अर्थ पर जो भी क्रिएट हुआ है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है, इसलिए क्या वर्ड काम में लिया गया, दैट इज सॉन्ग ऑफ ओरिजिन. गॉट इट? हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज सूक्त वर यूज एज ए टाइटल सॉन्ग ऑफ द टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज. ये एक भारत एक खोज नाम का एक पहले स्टार्टिंग में प्रोग्राम आता था जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर ये बेस्ड था, या उसका यहाँ पर यूज किया गया. मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वेदों का जो नॉलेज है उसको अपनी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दी सूक्त यूज एज द टाइटल सॉन्ग ऑफ ए टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज. जो ये सूक्त का जो हिंदी ट्रांसलेशन जो अभी मैंने बोला उसे भारत एक खोज नाम का जो टेलीविजन सीरियल था उसके अंदर इसको टाइटल ट्रैक के तौर पर यूज किया था. गॉट इट? ये तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात आती है. पर्टिकुलरली अपने को बात करनी है स्वामी विवेकानंद से.
Swami Vivekananda explained the Vedic knowledge by saying that consciousness has created the universe by multiplication. स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो स्वामी विवेकानंद ने जो वैदिक नॉलेज है हमारा यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो कॉन्शियसनेस है यानी कि चेतना हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स बाय मल्टीप्लिकेशन, लगातार डिवाइड होने से जो कॉन्शियसनेस है उसके मल्टीप्लिकेशन से यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ है. वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जेक्ट दैट लुक्स डिफरेंट आर बेसिकली सेम. I'm again repeating, various has created the universe by multiplication. इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्वामी विवेकानंद की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वैदिक नॉलेज जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो कॉन्शियसनेस है यूनिवर्स, उसमें मल्टीप्लिकेशन से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है या यूनिवर्स बना है. बट इट वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्जेक्ट्स that are look different are basically same form of one consciousness. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अपन देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स में भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट अपन नेचर में देखते हैं, यूनिवर्स में जो देखते हैं, उन सभी में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की सेम फॉर्म होती है, यानी कि एक ही चीज़ है उनमें हम में. गॉट इट? दिस बिलीव्स इज कॉल्ड अद्वैत. इस बिलीव्स को क्या कहा जाता है? अद्वैत बोलते हैं. क्या कहा गया इसे? अद्वैत बोला जाता है. स्वामी विवेकानंद said the question about the origin of universe has been answered many time and will be answered many more time in future. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो वैदिक टाइम से ही बहुत बार पूछा गया है, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन हुई है. गॉट इट? लाइन समझ में आ गई? विवेकानंद ने कहा है कि जो यूनिवर्स का ओरिजिनेशन है उसके बारे में क्वेश्चन जो है उनको बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है एंड विल आंसर्ड मोर टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर वो और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, या मतलब बार बार ये कॉन्सेप्ट आएगा हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड. तो जितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उतनी बार जो कॉन्सेप्ट है अद्वैतिज्म का वो स्ट्रेंथन होगा, यानी कि उसकी मजबूती बढ़ेगी. गॉट इट? तो यहाँ पर एक तो ये पूछा जा सकता है अद्वैत किसे बोलते हैं, या किस साइंटिस्ट ने सॉन्ग ऑफ ओरिजिन कहा था नाशडीय शुक्त को, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाशडीय शुक्त है वो किस चीज से रिलेटेड है. Now, the every effort will straighten. According to Indian cosmology, the creation and destruction is principal rule of the nature. इंडियन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है दैट इज अ प्रिंसिपल रूल ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के अंदर ये लगातार ये वर्कआउट चलते रहते, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन. एवरीथिंग इन यूनिवर्स नेचर स्टार्ट फ्रॉम ए शीट, यानी कि माइक्रो लेवल. यूनिवर्स में जो कुछ भी अपन देखते हैं, यूनिवर्स में जो कुछ भी अपन देख रहे हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माइक्रो लेवल, या शीट जो है उससे स्टार्ट होती है. ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट ग्रो एंड रीचेज एट इट्स पीक. डेवलपमेंट के दौरान ये ग्रो करती है, यानी कि माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ ग्रोथ होता है और अपने पीक के ऊपर पहुंचती है. फाइनली इट डिस्ट्रॉयड बाय मेकिंग और कन्वर्टिंग इनटू ए शीट. फिर वापस से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो वापस से डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय मेकिंग कन्वर्टिंग इनटू ए शीट. अब यहाँ पर शीट का मतलब प्लांट वाला शीट नहीं है, शीट का मतलब यहाँ पर उसकी माइक्रो फॉर्म है. जैसे अपन मिट्टी के अंदर किसी भी प्लांट के शीड्स डालते हैं और आफ्टर सम टाइम शीड से प्लांट निकलता है, पूरा अपनी जो भी ग्रोथ है वो कंप्लीट करता है.
और कंप्लीट करने के दौरान वो शीट वापस बनाता है। तो शीट से स्टार्ट हुआ, एंड वापस कहाँ पर आ गया, शीट के ऊपर। गॉट इट। तो शीट्स जो है नेचर में, मतलब कोई भी जो यूनिवर्स या कुछ भी जो है वो माइक्रो लेवल से स्टार्ट होता है, ग्रो करता है एंड रीचेस टू इट्स पीक, और अपना जो मैक्सिमम जो है वहां तक वो पहुंच जाता है। गॉट इट। इट कैन ऑल्सो सेड दैट यूनिवर्स एंड एटम बोथ आर क्रिएटेड इन द सेम वे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है और जो एटम है वो एक ही तरीके से क्रिएट हुए हैं। Got it? There is a cause behind every work. इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नेचर में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज या कोई ना कोई कारण होता है। बिकॉज ऑफ द माइक्रो नेचर सम टाइम इट इज नॉट विजिबल। माइक्रो नेचर फॉर्म, कई बार ये जो अपन बोलते हैं जो कॉज हैं वो कॉज बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते। महर्षि कपिल said the destruction of someone means mixing with its own cause and roots। महर्षि कपिल ने कहा कि जो डिस्ट्रक्शन है किसी भी चीज़ का, उसका मतलब है उस चीज़ का वापस से अपने कारण और रूट यानी कि बेसिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना। क्या हो जाना, वापस अपनी बेसिक फॉर्म के अंदर उसको वापस से कन्वर्ट हो जाना। Got it? That is नशा कारल्य, नाश है कारल्य, यानी कि नाश डिस्ट्रॉय कैसे होता है उसका मीन्स बताया है कि डिस्ट्रॉय का मतलब है वापस से अपनी जो ग्रास रूट या जो बेसिक्स हैं उनके अंदर वापस से टूट जाना। इट सेड दैट व्हेन ए ह्यूमन डाइज, जिसके अनुसार जब एक आदमी मरता है, हिज बॉडी गेट एंडेड बाय मिक्सिंग इनटू पंचभूत, तो उसकी बॉडी जो है, उस ह्यूमन की जो डेड बॉडी है वो वापस से बॉडी गेट एंडेड बाय मिक्सिंग इन पंचभूत, जो पंचभूत है उनके अंदर मिक्सिंग से उस ह्यूमन बॉडी का, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं वो ह्यूमन बॉडी जो है वो एंडेड होती है। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी जो 5 एलिमेंट की बनी हुई है जिनको अपन पंचभूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पंचभूत। दैट इज अग्नि, दैट इज फायर, आकाश यानी कि स्पेस। गॉट इट। तो ये जो 5 जो एलिमेंट है, इसके अलावा एयर, सॉइल, वाटर, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वापस से मिक्स्ड हो जाती है। गॉट इट। According to Indian cosmology, origin of universe is like germination of seed। जो इंडियन कॉस्मोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग origin of universe जो है वो शीड के जर्मिनेशन जैसा है। शीड हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर क्रिएशन। जिस तरीके से शीड बनने के बाद सॉइल में गिरता है, फिर कुछ टाइम तक वो वहाँ पर पड़ा रहता है अपनी सूटेबल कंडीशंस के वेट में। गॉट इट। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। सिमिलरली यूनिवर्स इज ऑल्सो फंक्शन एट माइक्रो लेवल फॉर सम टाइम विच इज नॉट विजिबल। इसी तरीके से जैसे शीड जो है अर्थ के अंदर पड़ा है तो हमें इतनी पता क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं, हमें तो जब वो प्लांट बाहर निकलता है तब अपन देखते हैं कि हाँ भाई शीड जर्मिनेट हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर बोला गया है, यूनिवर्स इज ऑल्सो फंक्शन एज मल्टीपल लेवल फॉर सम टाइम विच इज नॉट विजिबल। यूनिवर्स जो है वो माइक्रो लेवल पर, दैट इज माइक्रो लेवल पर फंक्शनिंग करता है सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये हमें विजिबल नहीं होता। इट इज बिफोर कैटास्ट्रोफ या डिस्ट्रक्शन, या जिसको प्रलय बोलते हैं अपन, एंड क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ये जो माइक्रो लेवल जो वर्कआउट हो रहा है, माइक्रो लेवल जो हम विजिबल नहीं कर सकते, ये कब आता है, या तो यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या यूनिवर्स का क्रिएशन। तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में ये टाइम रहता है। द टर्म ऑफ बीइंग
present in the subtle microform from some time and reappearance of world universe is called kalp. माइक्रो जो सब्टल फॉर्म है किसी जो भी क्रिएशन है उसका माइक्रो सब्टल फॉर्म की फॉर्म में कुछ समय तक रहना और फिर बाद में रीअपीयरेंस जो है वो एक कल्प कहलाता है. उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? कल्प. गॉट इट? यूनिवर्स इज रनिंग थ्रू मैनी कल्प. यूनिवर्स में बहुत सारे कल्प, एक तरीके से टाइम का मेजरमेंट है, वो आ चुका है या वो लगातार चल रहे हैं. गॉट इट? This theory is still remaining. Hope in the next class we will complete it. I'm again repeating, this is the toughest chapters. These are the toughest chapters of science of the class 10 because आपने अभी तक जो ये 3-4 पैराग्राफ जो पढ़े इंडियन कॉस्मोलॉजी के, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है. तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है. Got it? About the next topics of the Indian cosmology we will discuss in next class. Hope you like it. Thank you.